हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। हम अपनी अरिहंत वन लाइनर जीएस का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। तो हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन दे रखी है कि पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलरेटरी मोशन होता क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या होता है, विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट इट्स सेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट अ फिक्स्ड पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब क्या हुआ है कि देखो मतलब ऐसा कौन सा टाइप का मोशन होता है कि जो रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड पाथ से गुजरता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो जो अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ, यहाँ से एक फिक्स्ड पाथ है उसका कि गोल ही घूमेगी, अर्थ का इलेप्टिकल ऑर्बिट घूमेगी तो इलेप्टिकल ही घूमेगी। और एक इंटरवल है कि हाँ भाई एक साल में एक बार घूम पूरा एक राउंड लगा देगी। तो फिक्स्ड पाथ भी है और एक टाइम इंटरवल भी फिक्स्ड है कि हाँ इस टाइम इंटरवल पे ही एक साल घूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साल में इतना घूम गई, कभी एक साल में 2 राउंड लगा दिए। फिक्स्ड पाथ है, फिक्स टाइम इंटरवल है, तो वो किस टाइप का मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली अगर आपके घर में फ़ैन चलता है, फ़ैन देखा होगा आपने कि फिक्स्ड पाथ में अगर इसकी स्पीड अपन नॉर्मल रखें, मतलब एक ही स्पीड में हम चलाएं, तो वो भी एक ही पाथ को फॉलो करता है और एक रेगुलर इंटरवल पर उसके जो ब्लेड्स है वो एक फिक्स्ड पाथ से मूव करेंगे। तो ये किस टाइप का मोशन है, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पीरियोडिक मोशन अराउंड द सन। ये तो सिंपल है, अपने को पता है कि एक साल में अर्थ जो है वो सन के चक्कर मार लेती है, राउंड मार लेती है। नाउ विच टाइप ऑफ मोशन इज पॉजेस्ड बाय द मोशन फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट एट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो जो मोशन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगी, ऐसा मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी एक पॉइंट के बीच में, आजू बाजू ऑसिलेट करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। Now, which type of motion is possessed by body that repeats its motion about a fixed point after a regular time interval? मतलब क्या हुआ, हार्मोनिक मोशन। आपने देखा होगा कि जो पेंडुलम रहता है वो फिक्स्ड पाथ पे ही मूव करता है, मतलब फिक्स्ड पाथ के आजू बाजू मूव करता है और सेम टाइम पे। यहाँ पे भी सेम टाइम लेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इक्वल टाइम पे यहाँ जाएगा, फिर इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, टाइप ऑफ मोशन पजेस बाय रिपीट कर रहा है उसका मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट पे यहाँ पे, और आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब एक परफेक्ट टाइम इंटरवल उसी पे रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड इन एन इमेजिनरी टनल विच इज़ डग अलॉन्ग अ डायमीटर ऑफ अ अर्थ इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज कीजिए एक अर्थ है, उसकी डायमीटर तो कैसे भी हो सकती है, ऐसी ऐसी, उसमें हम एक बॉल को अगर ड्रॉप करें तो वो जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि बॉल को अगर आपने ड्रॉप करा तो बॉल यहाँ से रोटेट करके यहाँ एक इक्वल टाइम इंटरवल में ही जाएगी। फिर अगर आप उसको उसने आपने उसको यहाँ से ड्रॉप करा तो फिर वो ऐसे जाएगी, फिर ड्रॉप करा ऐसे, मतलब एक उसका जो पाथ है एक तो वो भी फिक्स्ड है और जो टाइम लगेगी वो भी एक सेम टाइम पे ही एक फिक्स पाथ से होकर गुजरेगी। तो वो किस टाइप का मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, अमंग द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ एरो रिलीज फ्रॉम बो, मोशन ऑफ अ एरोप्लेन, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्यों, देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे वो इस साइड जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आएगा, फिर एक पॉइंट से फिर यहाँ जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब एक फिक्स पाथ है, रेगुलर टाइम इंटरवल है और एक फिक्स पाथ से ही जा रहा है। तो वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम बात कर लेते हैं कि मोशन ऑफ अ एरो रिलीज फ्रॉम बो, अगर बो आपने धनुष देखा होगा और अगर यहाँ से आप एक एरो को रिलीज़ करेंगे तो एक फिक्स पाथ से चले तो जाएगा, क्या वापस उसी पाथ पे आएगा क्या, नहीं। तो वो क्या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ क्या, नहीं। इसी टाइप से एक और का एग्जांपल, मोशन ऑफ एरोप्लेन। अगर एक एरोप्लेन यहाँ से उड़ रहा है तो वो अगर जाता है तो क्या फिक्स पाथ पे इसी से बार बार निकलेगा जाएगा क्या, नहीं। तो वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ क्या, नहीं। तो कौन सा सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स पीरियड और मतलब फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड होता है। देखो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर अपन बोल सकते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो दोनों का रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, या फिर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नेक्स्ट,
व्हाट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एन ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, क्या होता है वो एम्पलीट्यूड। समझो, सपोज करो ये एक मीन पोजीशन है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है मीन पोजीशन एक से, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ से ये होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट, हाउ द टाइम ऑफ अ पेंडुलम विल चेंज एट द मून टू डेट ऑफ अर्थ, क्या होगा, इंक्रीज। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड 2π√L/g। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड में पेंडुलम के क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको हम अगर मून पे ले जाएं एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी क्या होती है, मून से ज़्यादा होती है, या फिर मून पे ग्रेविटी अर्थ से क्या होती है, कम होती है। ये वैल्यू अगर कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू तो क्या होगी, टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑक्सीलिएशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देखो ऑसिलेशन क्या होता है, अगर इस पॉइंट से वो यहाँ एक पॉइंट अगर जाता है, फिर आता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो ये क्या हो गया, एक ऑसिलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कितना करे, अगर वो हम कैलकुलेट करते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। मतलब सपोज़ कीजिए यहाँ से आया, ऐसे गया, फिर यहाँ से आया, आपने देखा होगा ना, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा। तो अगर वो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितने कवर कर रहा है उसको हम कैलकुलेट कर ले तो वही उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। नाउ एट मीन पोजीशन व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होती है, मैक्सिमम। देखो क्या है इसका मतलब, सपोज कीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो मीन पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, क्या मैक्सिमम होगी। देखो क्यों होगी, यहाँ तक वो जाएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर ज़ीरो होगी तभी तो रिटर्न आएगा ना, अगर ज़ीरो नहीं होती उसकी वेलोसिटी तो वो और आगे जाता, पर यहाँ तक आके उसकी वेलोसिटी क्या, ज़ीरो हो गई। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ना चालू होगी। यहाँ क्या होगी, यहाँ मान लीजिए 10, तो यहाँ क्या होगी 20, यहाँ क्या हो जाएगी 25। अब यहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। अब उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी है, इसी कारण अब वो क्या यहाँ से फुल स्पीड से यहाँ जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। सपोज़ कीजिए यहाँ पे थी 20, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी 0। देन वापस से फिर मैक्सिमम यहाँ पे, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, इस टाइप से। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन। देखो क्या हो गया, मीन पोजीशन क्या पे होगी, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम, पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मीन पोजीशन पे, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है पर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, इसी के कारण एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल पेंडुलम। अभी हम जो पढ़ रहे थे उसी को डिटेल में थोड़ा सा ले रखा है। सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं होता है, अगर ये कुछ भी आयरन रोड है, आयरन रोड या फिर चेन है, उस पर आपने एक बोब लटकाया, उसको जो वेट को बोलते हैं हम उसको बोलते हैं बोब, और ये एक फिक्स पाथ पे मूव करता है एक रेगुलर इंटरवल में, इसी का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। आपने घड़ी के नीचे दिखा होगा जो। नाउ व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास, मतलब जो अपने सस्पेंडेड बाय वेटलेस इन अ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट कोल्ड, मतलब एक रिजिड सपोर्ट ये हो गया, यहाँ से आपने एक लोड मास लगाया, और ये वेटलेस, इसको हम वेटलेस कंसिडर करते हैं आइडियल कंडीशन में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब ये टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, मतलब कितना टाइम लेगा ये ऐसा फिर मूव करने में, वो है 2π√L/g। कितना, 2π√L/g। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिकम्स 4 टाइम्स। देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, ये जो L है इसको अपन ने क्या करा, 4 कर दिया, 4L। अब ये अंडर रूट में है तो ये 4 कितना आ जाएगा बाहर जाके, 2L। तो कितना हो गया, ये डबल। ये तो क्वांटिटी सेम रहेगी, बाहर एक 2 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया, डबल। नेक्स्ट, अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, द ट्रेन एक्सेलरेट, हाउ विल द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम चेंजेस। अब टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि पेंडुलम का आपने कहा सस्पेंड कर रखा है इस बार सीलिंग ऑफ अ ट्रेन,
ट्रेन क्या हो रही है, मूव कर रही है। अब ट्रेन क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है क्या, नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी समथिंग है, उसके कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो उसके कारण जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखो अगर 1 मीटर का पेंडुलम है और वो 1 सेकंड ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेंडुलम। इसी तरह अगर वो 2 सेकंड में अगर मूव करके वापस आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं 2 सेकंड में सेकंड पेंडुलम। 2 सेकंड लिया तो सेकंड पेंडुलम। 1 सेकंड, 1 मीटर का है, 1 सेकंड में वो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेंडुलम। नाउ नेक्स्ट, अ गर्ल इज स्विंगिंग इन अ सिटिंग पोजिशन, हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंगिंग बी अफेक्टेड इफ द गर्ल स्टूड अप। मतलब इसका ये है, सपोज करो एक गर्ल है, ये गर्ल यहाँ पे झूल रही है, पर उसने क्या करा, अपना हाथ पैर घड़ी करके ऐसे झूल रही है, स्विंग कर रही है। मतलब 3D में देखेंगे तो ऐसे ऐसे जा रही है, इस टाइप से। हाथ पैर मतलब यहाँ से उसने क्या करा, ये रोड है, यहाँ से उसने दोनों हाथ लगाए, यहाँ से उसने पैर अपने घड़ी कर लिए, और मतलब एक उसके आगे पीछे से स्विंग हो रही है। अभी अगर वो स्टैंड अप होकर स्विंग करने लग जाए तो जो है टाइम पीरियड क्या हो गया, इफ़ द गर्ल स्टूड अप देन क्या होगा, टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, देखो टी क्या होता है, 2π√L/g। अब जो वो मतलब वो जो सिटिंग पोजीशन में है, तो उसकी जो ग्रेविटी है, मतलब ये जो एल है वो क्या होगा, कम होगा। अब आपने क्या करा, जो गर्ल थी उसको सिटिंग पोजीशन में क्या कर दिया आपने, स्टैंडिंग पोजीशन में ला दिया। स्टैंडिंग पोजीशन में ला दिया तो थोड़ी सी ग्रेविटी कम हो जाएगी, लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, वाई द पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर। ये भी सेम इसी पे कंसेप्ट पे थोड़ा सा देखेंगे क्या होगा। देखो टी क्या होता है, 2π√L/g। अब ये क्या बोला, समर। समर में क्या होता है, जैसे ये पेंडुलम है, अगर समर आया तो उसका थर्मल एक्सपांसन होगा। लेंथ क्या, मान लो ये 10 था तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है 2π√L/g। ये क्वान्टिटी थोड़ी बढ़ेगी, टाइम पीरियड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। सपोज इफ अ बॉडी ऑक्सीलेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर दिस कॉल्ड, फ्री ऑसिलेशन। सपोज करो एक बॉडी है पेंडुलम में, मान लो अगर वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव हो रहा तो उसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। उसमें आपने किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाया, वो अपनी जो झूला, मान लो वो झूला है, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहा तो वो क्या हो गया, फ्री ऑसिलेशन। व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन अकर इन बॉडी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सेम ही दे रखा है, फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन। मतलब आपने बाहर से एक फोर्स नहीं लगाया, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहा है तो वो क्या हो गया, फ्री ऑसिलेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब आपने क्या करा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। देखो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होगा, बाहर से फोर्स लगा दिया। सपोज कि ये झूला था, वो यहाँ तक जा रहा था, यहाँ से जा रहा था। अब ना आप पीछे से क्या करा, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसको आपने क्या बोल दिया, फोर्स एक्सीलरेशन। मतलब नेचुरल में आपने थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। नाउ डैम्प्ड ऑसिलेशन, देखो इन विच टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। देखो एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो ये एम्पलीट्यूड है, मतलब ये हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट है, ये फिर क्या होगा, ये होगा, फिर ऐसे 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 कम कम होते जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 कम करते करते ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे कि एक झूला मान लीजिए मूव कर रहा है तो उस पर क्या होगा, एयर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये सब फोर्स के कारण क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और फिर एक बाद में आके ज़ीरो हो जाएगी। तो यही बोलता है कि जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी हमने देखा है डायग्राम में, जो एम्पलीट्यूड है ये देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट, when the frequency of externally applied force of your body is equal to natural frequency, which phenomena will exist। सपोज करो कि जो आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी था वो कुछ इस टाइम था, और आपने जो फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया, वो भी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर ही लगा दिया, तो क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा, वो सेम दिखेगा आपको, सेम मतलब सेम फ्रिक्वेंसी से मूव होता हुआ दिखेगा। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। नाउ नेक्स्ट देखो, ड्यू टू विच रीज़न सोल्जर पासिंग ओवर सस्पेंशन ब्रिज ऑलवेज ब्रेक स्टेप्स, ब्रिज में कोलैप्स ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो क्या होता है, जब ब्रिज होता है,
अभी ये जो सस्पेंशन ब्रिज होता है आपने देखा होगा इस टाइप से रहता है। जो मोरबी में कोलैप्स हुआ था ब्रिज, मोरबी में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था वो सस्पेंशन ब्रिज का एग्जांपल था। जैसे क्या होता है कि जब सोल्जर जो उसका सोल्जर की एक आर्मी जो उस ब्रिज से पास होती है तो अपने पाथ को थोड़ा ब्रेक करती है। क्यों? क्योंकि देखो जो अपना ब्रिज था उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी थी, वो फ्रिक्वेंसी से हिल रहा था, और अपना सोल्जर था उसने भी सेम फ्रिक्वेंसी से उसमें हिल गया, तो उस पर क्या हो जाएगा, डबल लोड आ जाएगा, मतलब एक लोड बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या रेजोनेंस, दो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी। पर अगर एक फ्रिक्वेंसी ऐसे जा रही थी पर सोल्जर ने ब्रेक करा तो एक फ्रिक्वेंसी उससे मिलेगी नहीं, थोड़ी अलग जाएगी, तो वो ब्रिज जो है वो कोलेप्स होने से बच जाएगा। सेम द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर इज बेस्ड ऑन विच फिनोमेना, किस पे, रेजोनेंस पे। अब वेव्स, देखो वेव्स क्या होता है, बेसिकली वेव्स क्या फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है, ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल मीडियम और वैक्यूम, उसको वेव। सपोज कीजिए यहाँ पे एयर के कुछ पार्टिकल्स है, अभी रेस्ट कुछ मोशन नहीं हो रहा है यहाँ से, अब यहाँ से वेव गुजरेगी तो जो पार्टिकल्स है यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उस डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। देखो फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। मटेरियल में फॉर्म डिस्टर्बेंस आना ही वेव होता है। इन विच वेव द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कौन सी वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो वेव दो तरह की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल वाइब्रेट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब इस टाइप से हो रहा वाइब्रेट तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा, सेम डायरेक्शन में वेव और पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वो कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ इन विच मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो सॉलिड में भी प्रोड्यूस होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है, तीनों में प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, अर्थक्वेक देखा होगा आपने, अर्थक्वेक में जो होती है प्राइमरी वेव वो तीनों से मूव हो जाती है, तो वो कौन सी एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव्स टूवर्ड थ्रू अ सर्टेन मीडियम विच क्वांटिटी ट्रांसमिटेड थ्रू मीडियम। देखो कुछ नहीं है, जब एक यहाँ से वेव मूव कर रही है यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव में एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू एक्सप्लोजन। कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो सी देखा होगा आपने, यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोजन कर दो तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों? क्योंकि वो तीनों देखो सी में भी ट्रांसफ़र करेगी, एयर में भी करेगी, वाटर, मतलब सारे मीडियम में वो जो है वो ट्रेवल कर पाएगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोपोगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव। देखो क्या है, इलास्टिक और इनर्शिया ऑफ मीडियम। मतलब इसका ये है कि साउंड वेव है ना, उसको हम मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को जो है एक मीडियम चाहिए, या तो उसको एयर चाहिए, या तो उसको वाटर चाहिए, या उसको गैस चाहिए। मतलब या तो उसके पास एक दो तीन मटेरियल होंगे तभी वो ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं है जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ आपने वैक्यूम डाल दिया, यहाँ से साउंड वेव कह रहा, तो यहाँ आके साउंड वेव नहीं में आएगी, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, और साउंड वेव को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ से क्या है, जो साउंड वेव है वो पास नहीं हो पाएगी वैक्यूम से, तो वो कुछ टाइप की फॉर्म ऑफ वेव होगा, मैकेनिकल वेव। पर सपोज़ कीजिए यहाँ पे ही एक वैक्यूम है और आपने लाइट वेव को पास करा, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नहीं कुछ नहीं दिखेगा। लाइट जो है वो बिना वैक्यूम के भी ट्रेवल करती है, बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है, स्पेस में भी ट्रेवल करती है वो लाइट। तो वो कौन सी टाइप की फॉर्म है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसको हम इसी फॉर्म में बोलेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए वो ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल इन ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखो जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका जैसे अपन ने क्या पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कि जैसे वेव ऐसे मूव कर रही है तो पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा। पर जो अपना ये होती है ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्या परपेंडिकुलर होता है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, पैरेलल होता है, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, पैरेलल करेगा। पर सपोज कीजिए जो अपना ट्रांसवर्स वेव है वो ऐसे जा रही है, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। मतलब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, किसमें, ट्रांसवर्स वेव में। वो पैरेलल मूव कर रहा है किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। एग्जाम्पल लीजिए, एक लेक है, इसमें आपने एक पत्थर फेंका, तो जो आपने देखा होगा कुछ ऐसा ऐसा बनना चालू होता,
आपने इसमें एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया, तो कागज़ का टुकड़ा कैसे मूव करेगा, ऊपर नीचे कुछ है, पर ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो जो वेव फॉर्म्ड इन लेक बाय थ्रोइंग अ स्टोन कौन इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेव, वो ट्रांसवर्स वेव। नाउ नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ स्टील वाटर व्हेन स्टोन इज ड्रॉप, ये भी मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राफ। सपोज कीजिए ये एक वेव है, तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको नीचे वाले को बोलते हैं हम ट्राफ। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राफ मतलब क्या हो गया, एक क्रस्ट ही हो गया, एक क्रस्ट ही हो गया, इसकी डिस्टेंस को या फिर दो ट्राफ की डिस्टेंस को मेज़र करना ही क्या होता है, वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज इज नेम इन द होनर ऑफ विच साइंटिस्ट, कौन से, हर्ट्स, उनका पूरा नाम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट, इनके नाम पे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है हर्ट्स पड़ी है। व्हाट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ वेव। कुछ नहीं है, देखो स्पीड क्या होता है आपने को पता, सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम स्पीड ऑफ वेव निकालेंगे तो डिस्टेंस की जगह क्या यूज़ कर लिया, वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ बताया दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्राफ के बीच में डिफरेंस, टाइम तो टाइम है, तो टाइम है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यही यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो अभी हम तक क्या पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स, इस टाइप के लॉन्गी मैकेनिकल वेव इस टाइप। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो टर्म्स वन की मिली है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रो वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री में मूव करती है, 90 डिग्री में मूव करती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर सकती थी वैक्यूम से। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़। देखो विच टाइप ऑफ वेव इज ट्रेवल इन वैक्यूम, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है ये, आपको पता हो तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस। नाउ व्हाट इज़ द विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 तरह की लाइट्स होती है, 7 तरह के वेव्स होती है, लाइट या फिर वेव बोल सकते हैं हम जिसको। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 तरह की वेव्स होती है, उसमें से एक जो होती है जो विजिबल होती है, विजिबल पोर्शन में होती है, वो होती है लाइट। अभी हम सातों के नाम पढ़ेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच टाइप ऑफ वेव। देखो मैंने बताया कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें से एक होती है इंफ्रारेड वेव, इसी के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब शॉर्ट फॉर्म में ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ लीजिए, कुछ नहीं होता, जो अर्थ होती है उसके पास एक एटमॉस्फेयर होता है, तो जो सन की जो रेडियस, सन की जो हीट वेव्स आती है वो अर्थ से टकराती है, पर जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती है वो उसको बाउंस बैक नहीं होने देती है, तो वो जो हीट है यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, उसके कारण जो अर्थ है वो गर्म होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे, सिमिलर एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। ग्रीन हाउस जो ट्रैप करके प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो कौन सी वेव है, इंफ्रारेड वेव्स। नाउ व्हाट विच टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड इन नाइट विजन अपैरेटस। इंफ्रारेड वेव, जो नाइट विजन देखा होगा आर्मी जो यूज़ करती है, या फिर अपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, नाइट विजन कैमराज एंड ऑल दिस आर यूज, उसमें कौन सी वेव्स होती है, इंफ्रारेड वेव यूज़ होती है। देखो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज इन लेज़र सर्जरी। आपने देखा होगा लेज़र सर्जरी जो यूज होती है उसमें कौन सी वेव यूज़ होती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, यूवी रेज। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रे आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे। आपने देखा होगा आपकी जो बोन रहती है, हड्डी का स्ट्रक्चर है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मेजर करने नापने मतलब डिटरमाइन करने के लिए क्या होती है, एक्सरे। एक्सरे क्या होती है, जैसे बोन है या आपकी बॉडी है, यहाँ से एक क्रॉस हो जाती है और ये इसका स्ट्रक्चर बना के आपको देती है कि हाँ एक कहाँ कहाँ से पास हुई, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ ये है, डेंसिटी है, उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है एक्सरे की वजह से, जहाँ से लाइट पास होती है। नाउ विच टाइप ऑफ वेव आर यूज बाय रेडार फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड माइक्रोवेव शिप्स। कौन सी होती है, माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स, दोनों होती है, माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव्स को। देखो
रेडार कुछ नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे आपने रेडार लगा दिया, यहाँ से एनिमी एयरक्राफ्ट गुजर रहा, आपने यहाँ से माइक्रोवेव छोड़ी, वो माइक्रोवेव यहाँ से टकराएगी, यहाँ से आपके पास सिग्नल वापस भेजेगी। तो आपके पास ये जो आया टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने टाइम कैलकुलेट किया कि हाँ भाई मैंने यहाँ से एक मतलब वेव भेजी थी, वो मुझे यहाँ पे वापस सेकंड में आ गई। आपके पास टाइम हो गया, आपको स्पीड ऑफ वेव तो पता ही है, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो आपको क्या पता चलेगा डिस्टेंस कि हाँ भाई 1700 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर पे एक एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो आप अलर्ट कर सकते हो सबको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो मैंने बोला आपको 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनका वेवलेंथ, उनको किसने डिस्कवर किया है, उनके यूजेस क्या है दे रखा है। नेक्स्ट मतलब एक एक करके हम पढ़ते क्या है। देखो देखो सबसे पहले पढ़ते गामा वेव्स। देखो गामा वेव्स होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻21 या से लेकर 10⁻19 हर्ट्ज तक। और उसका वेवलेंथ कितना होता है, ये देखो वेवलेंथ डाटा है, आप भी पढ़ लेना इसको। वेवलेंथ, उसका डिस्कवर किसने करा, ये इंपॉर्टेंट है, किसने करा, बेक्यूरेल एंड क्यूरी ने। उसका यूज़ कहाँ, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इन फूड इंडस्ट्री टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट होता है कैंसर वगैरह में और न्यूक्लियर रिएक्शन में। गामा रेस का आपने देखा होगा ना, गामा रेस इमिट होती है न्यूक्लियर रेडिएशन से, उस टाइप से। एक्सरे, एक्सरे का जो हार्ट ये अपना फ्रिक्वेंसी है 19 से 16 तक। वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। डिस्कवर किसने करा इसको, रोंटे जन ने, ये इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर करा। और ये तो आपको पता है, एक्सरे तो सर्जरी में यूज़ होती है, डिसीज ऑर्गन में, स्टोन इन बॉडी में, इंजीनियरिंग डिफेक्ट, फोल्ड, क्रैक ऑन ब्रिज, एट मेट्रो स्टेशन, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव मटेरियल इन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूवी रेस। यूवी रेस को आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ किसने करी है, रिटर्न है, इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो टू किल बैक्टीरिया ऑफ मेनी डिसीज, आपने देखा होगा कि आप धूप में डाल देते हो बिस्तर वगैरह बैक्टीरिया किल करने के लिए। फिर उन बल्गर अलार्म टू स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो जाता है उसके बाद धूप में डाल दिए जाते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाए, तो यूवी रेस होती इसलिए। उसके बाद विजिबल रेड लाइट, तो आपने न्यूटन ने करी है, उसकी फ्रिक्वेंसी और ये है वेवलेंथ। उसके बाद ये कहाँ यूज़ होती है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में, सोडियम लैम्प में, फ्लोरोसेंट लैम्प में, ये सारे बल्ब में विजिबल लाइट यूज़ होती है, इसलिए तो आप देख पाते हो। नेक्स्ट हो गया इंफ्रारेड वेव, ये किसने डिस्कवर किया, हर्सल ने, इसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ। फिर ये इन सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस, ये भी देखा था अपन ने कि जो रेडार वगैरह में यूज़ होती है आर्मी के लिए। फिर वेदर फोरकास्टिंग में होती है, सोलार सेल्स में होती है, सोलार कुकर में होती है, थियोरेटिक पर्पस बाय डॉक्टर्स, थियोरेटिक पर्पस बाय डॉक्टर्स, थेरेपी वगैरह के लिए यूज़ होती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ डिस्कवर्ड किसने करा, हर्ट्स ने। ये अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, रेडार वगैरह में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर कुकिंग पर्पस या फिर टू मेज़र स्पीड ऑफ व्हीकल, क्रिकेट बॉल, इस सब में। रेडियो वेव टीवी वगैरह देखते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी ये उसकी बिलो 10⁻7, ये उसका वेवलेंथ है। डिस्कवर किसने करी है, मार्कोनी ने। और ट्रांसमीटर टीवी वगैरह में कौन सी भी यूज़ होती है, रेडियो वेव। तो इसी तरह हमको एक एक पॉइंट में याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो इसका ये है कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको रेंज पता हो कि 10⁻, इसके बीच में थी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा कि सातों दे रखेगी, पूछेगा कि किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, किसकी मिनिमम है, या फिर मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ में अरेंज कीजिए। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ऐसे को सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर आपको डिस्कवरर याद होना चाहिए कि हाँ भाई बेक्यूरल, रोंटेजन, रिटर्न, न्यूटन, हर्सेल, इन सब के नाम, और एक एक पॉइंट में आपको कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो साउंड वेव दे रखा है। अब थोड़ा साउंड वेव को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देखो साउंड वेव्स क्या होता है, साउंड वेव बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसका मतलब क्या, क्योंकि ये इसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, विदाउट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती, मतलब विदाउट मटेरियल में ट्रेवल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ साउंड पूछा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल है वो पैरेलल टू वेव ट्रांसमिशन ट्रेवल करता है, और ये मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है इसको ट्रेवल करने के लिए। देखो विच फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, साउंड। सेंसेशन ऑफ हियरिंग कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी मैकेनिकल एनर्जी, साउंड, जिससे अपने को सुना था सुन पाते हैं। लाइट एनर्जी से हम देख पाते हैं, वो भी एक वेव है। ऑन विच फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, किस पर करता है, एम्पलीट्यूड पे। क्यों, देखो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा।
देखो एम्पलीट्यूड मैंने बताया था, जैसे ये एक वेव है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये ज़्यादा होगा यहाँ तक, ये सपोज कि ये ऐसा ऐसा है तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी साउंड की, अगर कम है तो उस लाउडनेस भी कम होगी। देखो, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ अ साउंड? लाउडनेस किस में मेज़र होता है? डेसिमल में। किस में? डेसिबल में। डेसिबल में, ये आपको याद रखना है। डेसिबल आपने देखा होगा ना, 70 डेसिमल से आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, 70 डेसिमल से ऊपर। फिर गॉसिपिंग की 10 से 20 डेसिमल, तो उसको डेसिबल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच डेट डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी। देखो, एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है पिच। अब ये पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। देखो, जो वुमेन होती है आपने देखा होगा उनकी वॉइस थोड़ी तीखी होती है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पिच होती है वो होती है हाइयर पिच होती है मेंस के कंपैरिजन में। तो पिच हाइयर होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाइयर होती है। क्यों? क्योंकि पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच हाई, फ्रीक्वेंसी हाई। नेक्स्ट, देखो, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी? कौन सी? क्वालिटी या टिम्बर? सपोज कि ये एक साउंड है, ये भी साउंड है, इसकी अगर मतलब इंटेंसिटी भी सेम है, कि हाँ सेम इंटेंसिटी दोनों की, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो फिर आप डिफ़र कैसे करोगे कि ये साउंड अलग है, ये साउंड अलग है? दोनों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है। तो उसमें क्या काम आता है? क्वालिटी में, टिम्बर जिसको हम बोलते हैं, उससे फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी कॉल्ड? देखो, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम बोलते हैं टोन। सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं हम टोन। ऑन विच फैक्टर क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड? किस पे करती है? वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। किस पे? वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, कि वेव फॉर्म कैसा साउंड का उस पर। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ लाउडनेस विच अ ह्यूमन बींग कैन टॉलरेट? 80 डेसिबल तक हम जो है ह्यूमन ईयर इज़ पॉसिबल ऑफ टॉलरेशन। नाउ, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ नॉइस पोल्यूशन? देखो, 80 से अगर 99 डेसिबल के बीच में अगर साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है तो नॉइस पोल्यूशन हो गया। जैसे आप लाउड स्पीकर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 80 से 90 के बीच, 99 के बीच में जो है वो करती है डेसिबल के बीच में, तो वो दे आर क्रिएटिंग नॉइस पोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए ट्रैफिक हो गया, इन सब में नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इज सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मीडियम। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस साउंड है, मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इज सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। सपोज कीजिए ये एरिया, ये यूनिट एरिया, तो इसमें से कितने अमाउंट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रेवल कर रही है, उसी को तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर कम ट्रेवल कर रही है तो इंटेंसिटी कम है, अगर ज़्यादा साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया में से तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? देखो, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम? क्या होगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, उसको तो मीडियम से ट्रेवल करने के लिए, तो वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो। नेक्स्ट, एट 20 डिग्री, मतलब ऐसे समझिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में साउंड की जो वेलोसिटी एयर में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। लाइट से बहुत बहुत कम है। लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 343 मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर साउंड आपने आवाज़ लगाई तो वो यहाँ से आवाज़ लगाई तो यहाँ पहुँचने में उसको यहाँ कितने में पहुँचेगी? वो 3 मीटर/343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुँचेगी। नाउ, विथ द राइज इन टेम्परेचर हाउ विल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस? क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? देखो, सपोज कीजिए ए ने यहाँ से आवाज़ लगाया बी को, अब उसके बीच में एयर है, उसके पार्टिकल्स है, तो उसकी नॉर्मल स्पीड तो चलो ठीक है, ये जो चल रही है वो चल रही है। अब यहाँ मैंने क्या करा, इसको जो एयर है उसको गर्म कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा? जो पार्टिकल है वो फास्ट मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे तो जो साउंड है उसको, वो तो मटेरियल मीडियम की हेल्प से मूव करती है, तो वो भी फास्ट मूव करेगी, मतलब उसको एक एनर्जी मिल जाएगी मूव करने के लिए। तो जो अपना टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड में क्या चेंज आता है? इंक्रीज़ होती है। अमंग द आयरन, वाटर, नाइट्रोजन, विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड? देखो, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें जो साउंड है उतना ज़्यादा स्पीड होगा। तो देखो, आयरन, वाटर और नाइट्रोजन, किसकी डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा है? किसकी है? आयरन की। तो वो साउंड किसके, मतलब साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? आयरन में। देखो, होता क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे वैक्यूम है, इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या साउंड वेव मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड है, तो उसका जो एक पार्टिकल समझिए यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। अब इसको साउंड को तो पार्टिकल की ज़रूरत है मूव करने के लिए, तो साउंड यहाँ से आएगा, फिर इस पार्टिकल से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। वहीं अगर पार्टिकल जैसे क्या होता है, डेंसर मतलब हो गया सॉलिड, वहाँ पे पार्टिकल पास पास में है,
बहुत पास पास में है। अब जब साउंड आएगा तो उसको देर नहीं लगेगी ना, फट फट ऐसे ऐसे मूव करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मटेरियल मीडियम बहुत पास पास में है सॉलिड में। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना जो फास्टर है अपना साउंड है। नेक्स्ट, if the pressure increases but the temperature remain constant, now will the velocity of sound affected? बिल्कुल नहीं, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रेशर पे तो डिपेंड करता ही नहीं ना साउंड, प्रेशर कितना बड़ा हो घटा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो देयर इज नो इफेक्ट। नाउ वाई इज साउंड हर्ड और अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ रेनी डेज, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो साउंड है हियर लॉन्गर क्यों होता है रेनी सीजन में। सपोज कीजिए ए है, ये यहाँ पे बी है, अब ए ने बी को आवाज़ लगाया समर सीज़न में, तो उसके जो आवाज़ है वो यहाँ तक पहुँच पा रही बी तक, पर उसने अगर रेनी सीजन में यहीं से आवाज़ लगाया तो उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पा रही, बी से थोड़ा और पीछे तक। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो नॉर्मल समर सीजन है उसमें जो है एयर ड्राइज है, तो उसमें ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है, मतलब उसमें मटेरियल मीडियम कम है। पर रेनी सीजन में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट रहता है उसमें जो है वो डस्ट पार्टिकल रहता है, उसमें ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसके बाद मटेरियल मीडियम बढ़ जाता है, तो उसके कारण वो दूर तक जाती है तो रेनी सीजन में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी होती है? 33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इफ़ अ बॉम्ब एक्सप्लोड, सपोज करें एट अ मून, मून है, ये मून है, ये यहाँ पे बॉम्ब रखा है, एक्सप्लोड, हाउ मच टाइम द साउंड विल बी हियर्ड? नो साउंड विल बी हियर्ड। क्यों? एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो साउंड कैसे मूव करेगा, साउंड मूव नहीं कर पाएगा तो फिर आवाज़ कैसे आएगी। नाउ वाई कैन टू एस्ट्रोनॉट नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस? बिकॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द, सपोज कि ये मून सरफेस है, यहाँ पे वो अपना ए आदमी है, यहाँ पे बी आदमी है, वो अगर मून पे बात करते तो आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनके बीच में जो है वैक्यूम क्रिएटेड, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, तो उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, अमंग द जेट एयरक्राफ्ट कार अर्थक्वेक विच वन कैन प्रोड्यूस द शॉक वेव्स? कौन सा, जेट एयरक्राफ्ट या अर्थक्वेक? देखा होगा ना आपने, अर्थक्वेक की वेव जो होती है शॉक वेव क्रिएट करती है, जिससे बिल्डिंग्स वगैरह को कॉलेप्स होती है। अगर देखा है कि आपने यहाँ से कार चल रही है तो उसने शॉक वेव क्रिएट कर दी और बिल्डिंग गिर गई, ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक और जेट एयरक्राफ्ट ही जो है वो अमाउंट ऑफ शॉक वेव्स जो है इमिट करते हैं। ना देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है डिफरेंट मीडिया में 25 डिग्री सेल्सियस में। आपको यहाँ पे वैल्यू याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लगभग कितनी वैल्यू सॉलिड में ज़्यादा है या फिर लिक्विड में ज़्यादा है। देखो सॉलिड के एग्जांपल, एल्यूमिनियम में इतनी है, निकल में इतनी है, स्टील में, आयरन में, ये आप पढ़ लेना, ब्रास में, ग्लास में। फिर देखो लिक्विड का दे रखा है वाटर का, वाटर में भी सी वाला अलग है कि उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। डिस्टिल में सैलिनिटी कम है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो स्पीड कम है। इथेनॉल, मिथेनॉल, गैस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो लाइट है वही रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होती है, साउंड भी जो है रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी से टकरा के वापस बाउंस बैक करना, वही होता है रिफ्लेक्शन। साउंड भी यहाँ से टकरा के बाउंस बैक कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। फिनोमेना इज नोन एज बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक ऑन हार्ड सर्फेस, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कोज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप यहाँ खड़े हो और अपने खाली रूम में देखा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हो, खाली रूम है ये, सपोज़ कीजिए, यहाँ से आपने एक आवाज़ लगाई हेलो करके, तो वो यहाँ से बाउंस करेगी, हेलो हेलो हेलो, ऐसा आपको आवाज़ आएगी 3-4 बार। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण, यहाँ से टकराई, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, इको बन गया यहाँ पे, तो आपको 2-3 बार उसकी रिपीटेटिव आवाज़ आएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो क्यों हो रहा है? इको। एग्जाम में सब पूछा जा सकता है इको किस कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पोलराइजेशन ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो आपको बताना है किस कारण हो रहा है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्रिएट्स इको। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिक्वायर टू हियर इको? जिससे क्या होता है कि सपोज़ कि आपने यहाँ हो और आपको इको सुनना है, तो आपके बीच में और यहाँ से जहाँ से टकरा के आ रहे हैं उसमें डिस्टेंस कितना हो चाहिए, 7.2 मीटर। ऐसा नहीं है कि आप खाली रूम में गए, यहाँ पे वॉल थी और आप यहाँ 5 मीटर पर खड़े हो अपना आवाज़ लगाए, आपको इको जनरेट हो रहा है, नहीं, आपको मिनिमम इतनी डिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, व्हाट इज़ द लीस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड साउंड एंड रिफ्लेक्ट साउंड? देखो, टू हियर डिस्टिंक्ट इको, आपको जो अगर इको सुनना है तो लीस्ट टाइम इंटरवल क्या होगा, ओरिजिनल साउंड जो आपने बोला और रिफ्लेक्टेड साउंड जो आया, कितना,
0.1 सेकेंड। नेक्स्ट, what is known as the persistence of a sound in a big hole from a wall, ceiling और फ्लोर। रिवर्बरेशन, आपने देखा होगा जो अपना मूवी देखते हैं, वहाँ पे जो ये रूफ रहती है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसको डिज़ाइन होता है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन और इको से प्रोटेक्ट करता है। या फिर आप ऐसे तो आवाज़ आएगी, इको जनरेट होता रहेगा उसमें पूरा सिनेमा हॉल में, तो उसको बचाने के लिए। तो सिमिलरली जो रिवर्बरेशन होता है वो कुछ नहीं होता, अगर रिपीटेटिव इको बढ़ जाए, इको रिपीटेटिव होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। नेक्स्ट, वाई हैवी कर्टेंस आर पुट ऑन द डोर एंड विंडोज ऑफ सिनेमा हॉल, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्व करते हैं साउंड और रिड्यूस रिवर्बरेशन। अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे, ये सपोज कीजिए सिनेमा हॉल है, अगर ये सब यूज़ नहीं करा तो क्या होगा? यहाँ से सपोज कीजिए स्पीकर से वॉइस आ रही, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है उनको यहाँ से आवाज़ आ रही, यहाँ से आ रही, इको क्रिएट होगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी मटेरियल यूज़ करते हैं जो क्या करता है? एब्जॉर्व करता है साउंड और रिड्यूस करता है रिवर्बरेशन को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के पास रहता है, वो डॉक्टर के पास जो होता है स्टेथोस्कोप, उससे जो मतलब वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। जैसे आप उसको डॉक्टर यहाँ पे ईयर लगाता है उसका, और ये आप मतलब सॉरी यहाँ पे ईयर लगाता है, ये आपके हार्ट पे रखता है, तो उसको जो है यहाँ पे आपके हार्ट बीट सुनाई देती है। तो इस नली के बीच में ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? उसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सपोज़ कि ये आपका हार्ट है, यहाँ पे आपका हार्ट है, यहाँ से उसने जो स्टेथोस्कोप रखा और यहाँ से आप ईयर लगाया, तो ये जो आपका हार्ट बीट करा, तो ये जो नली है इसमें से आपके हार्ट बीट की जो स्टेथोस्कोप है उसमें से रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, यहाँ से साउंड जाएगा, ऐसे ऐसे साउंड करके उसकी ईयर तक जाएगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा। तो वो मतलब किस प्रिंसिपल पे हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट, when the sound wave move from one medium to another, they deviate from original path. What is this phenomena? कुछ नहीं, ये रिफ्लेक्शन है जो लाइट में यूज़ हुआ था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड मूव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन द साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब ये कि अगर ये मीडियम ए है, ये बी है, अगर साउंड यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो ऐसा क्या क्या है जो चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा? तो वो क्या है? एक तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा और स्पीड में चेंज होगा। ये सब देखा ही होगा ना आपने, जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो स्पीड चेंज होती है, इसीलिए तो रिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, पर जो फ्रीक्वेंसी है वन अपॉन टाइम पीरियड वो चेंज नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अभी साउंड ही चल रहा है, उसमें आप हियरिंग की बात करते हैं, सुनना, जो आप सुनते हो। अपने को पता है कि जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में मेज़र होती है। तो देखो, एक ऑडिबल रेंज क्या है जो आदमी सुन सकता है, ह्यूमन सुन सकता है, एक ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स, इस बीच में एक ऑडिबल रेंज है फॉर ह्यूमन बीइंग टू हियर साउंड। अगर देखो व्हाट आर द साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो, अगर ये 20 से कम हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रा साउंड। और अगर इससे ऊपर हो जाए, 20,000 से ऊपर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक साउंड। मतलब इस रेंज में तो नॉर्मल साउंड, इससे नीचे आया तो इंफ्रा, इससे ऊपर हुआ तो अल्ट्रा। ये आपको याद रखना है। देखो, विच एनिमल प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब क्या हुआ? मोर देन 20,000 हर्ट्स। कौन सा? पेट्स, डॉल्फिन और पोर्पोइस, ये तीनों करते हैं। बेट्स का बेसिकली कुल कुल कुछ नहीं है। बेट्स का हमने देखा होगा, सपोज कि ये बेट्स है, ये हमारी बेट है, यहाँ पे प्रे है, तो वो क्या करती है? वो अल्ट्रासाउंड निकालती है, इससे प्रे से जो साउंड है वो टकरा के वापस बेट्स पे आता है, वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि कितनी दूर पे डिस्टेंस पे, वो देख लेती है कि कितने डिस्टेंस पे प्रे है और उसको वो कैच कर लेती है। तो ये कौन यूज़ करता है? बेट्स, डॉल्फिन और पोर्पोइस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ साउंड इज यूज टू क्लियर हार्ड टू रीच प्लेसेस सच एज ओड शेप मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सेट्रा। अल्ट्रासाउंड देखो क्या होता है? अल्ट्रा मतलब जो हार्ड टू रीच प्लेसेस होती है ना, जहाँ पे जाना मुश्किल हो, उसको साफ़ सफाई कैसे करना, तो उसके लिए होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप यहाँ से छोड़ देते हैं, सपोज के लिए यहाँ पे जाना मुश्किल है, तो आपने अल्ट्रासाउंड छोड़ा। अब अल्ट्रासाउंड क्या बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, तो वो क्या होगी? एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, तो जिसके कारण जो आपको हटाना है वो यहाँ से हट जाएगा। तो आपने जैसे लाउड स्पीकर चलाते हो, आप सब उसको यहाँ पे चेयर है,
आपने बेस बढ़ा दिया बहुत लाउड स्पीकर का, तो वो चेयर क्या होगी, जंप करने लगेगी। तो सपोज़ करो आप लाउड स्पीकर को पास लाए तो चेयर थोड़ा आगे जाने लगेगी। तो इसी टेक्निक में क्या यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड। इन विच टेक्निक अल्ट्रासाउंड इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस हार्ट डिसीज बाय स्कैनिंग द हार्ट फ्रॉम इनसाइड। किस में होता है, इको कार्डियोग्राफी। कार्डियो मतलब हार्ट, इको मतलब साउंड, ग्राफी मतलब स्टडी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, डायग्नोस करना। तो वो कहाँ पे होता है, इको कार्डियोग्राफी में। नहीं, नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज फॉर द एग्जामिनर्स फोइटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट एनी ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़। कोई एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए आपने सुना होगा सोनोग्राफी यूज़ होती है बहुत। तो सोनोग्राफी में कौन सी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी। वो क्यों यूज़ होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ चेक करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द व्हाट सोनार स्टैंड फॉर। देखो ये तो सिंपल है, एस ओ से साउंड, एन से नेविगेशन, एंड से एंड, आर से रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार आपने देखा होगा जो शिप में यूज़ होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ वाटर। कौन सा, सोनार। देखा होगा ना आपने इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासोनिक, विच इंस्ट्रूमेंट यूज अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार एक मतलब शिप है, उसमें अपन सोनार यूज़ करते हैं, और वो उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती है, अल्ट्रासोनिक। तो वो डायरेक्शन डिस्टेंस डिसाइड करता है, जैसे यहाँ पे पत्थर कितने नीचे, सबमरीन तो नहीं है कोई नीचे, तो उसको हम सोनार बोलते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। सोनार इज़ बेस्ड ऑन मिस प्रिंसिपल, इको। बेसिकली कुछ नहीं, ये सोनार, ये डिवाइस सोनार है, आपने यहाँ से वेव भेजी, यहाँ से टकरा के वो आई, इसको हम इको भी बोलते हैं। तो उससे ही सोनार से पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस पे क्या है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। देखो, जब दो सुपर इम्पोजिशन हो जाती है साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सपोज कीजिए एक अपनी वेव है, साउंड वेव, सेम इसकी फ्रिक्वेंसी है पर्टिकुलर और ईस्ट में जा रही है। एक और जो वेव जनरेट करी यहाँ से, वो भी इस पर सुपर इम्पोज कर लेती है, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सुपर इम्पोजिशन को ही हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अभी डिफ्रेक्शन क्या होता है, विच फिनोमेना इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड स्मॉल ऑब्स्टिकल्स, डिफ्रेक्शन। देखो, अपन ने पढ़ा था बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर क्या होता है, डिफ्रेक्शन। सिमिलरली अगर बेंडिंग ऑफ साउंड हो रहा अराउंड द कॉर्नर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड। देखो, अब क्या है कि जो लाइट वेव है वो भी रिफ्लेक्शन बताती है, वो भी डिफ्रेक्शन बताती है, वो भी इंटरफेरेंस बताती है, वो भी रिफ्लेक्शन बताती है। जो साउंड वेव है वो भी चारों बताती है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे साउंड वेव और लाइट वेव में, किससे, पोलराइजेशन की वजह से। Why people talking in one room can be heard in another? Longer wavelength sound diffract broadly. मतलब people talking in one room यहाँ पे can be heard to another, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ट्रेवल करती है। अभी डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, देखो देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज नोन एज अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। कुछ नहीं है, ये सोर्स है, समझिए, ये सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है, और ये लिसनर है। इन दोनों में अगर या तो चार पॉसिबिलिटी है, साउंड, सोर्स क्लोजर आ रहा है, अपना लिसनर दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, लिसनर पास आ रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं। इन चारों केस में जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी, उसी को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। Why does the frequency of whistling engine heard by a person standing on a platform appears to increase when the engine is increasing the platform? सपोज़ कीजिए ये एक रेलवे स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड है, वो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी सुनाएगी एक व्हिस्लिंग इंजन। वो जैसे जैसे पास आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि वो आपके पास आ रही है। तो वो क्या होता है, डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, among the shock wave, ultrasonic wave, light wave, Doppler effect is not applicable। इसमें शॉक वेव, अर्थक्वेक वेव में। नेक्स्ट, among the study of heartbeat, cleansing of dust particle and to stop noise, which one is based on Doppler's effect? इसमें स्टडी ऑफ हार्ट बीट्स में,
हार्ट बीट्स में, हार्ट बीट जो धड़कती है, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि दो रिलेटिव मोशन है तो उसमें बीच में फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो आपने जो हार्ट बीट के पास में लगाया तो आपको दिखेगी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आपने डॉपलर इफेक्ट लगाया। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर भी जो होता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर में आपको ये सब याद रखना है कि साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, किसकी मैक्सिमम है, नियरली फ्रिक्वेंसी, इसका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन साउंड, ऑल दिस। तो थैंक यू।